शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज शनिवार के कार्यक्रम में मैं था नहीं, 4 दिन से आप लोग जो कार्यक्रम देख रहे थे शाम वाला, कल तो मिला भी नहीं होगा आप लोगों को, तो मैं चला गया था दिल्ली और वहाँ मुझे हर महीने जाना होता है। आप लोगों को तो बताया ही था मेरे इलाज के लिए। अभी आया हूँ तो आज आप लोगों के सामने कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं मिल रहा है। आप लोग ऐसा अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो एक बार चैनल पे जा करके उसको अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो लगातार नोटिफिकेशन जाने लगेगा। और बाकी तो मैं व्हाट्सएप वगैरह पे भेज ही देता हूँ, मैं अगर होता हूँ तो। चलिए शुरू करते हैं। विप्लव शर्मा नाम के कोटा राजस्थान की ये कुंडली है और इन्होंने छोटे छोटे 2-3 सवाल पूछे हैं, जिसमें से सबसे प्रमुखतया और कितनी अच्छी बात है, इन्होंने जो पूछा है सवाल कि मेरी नौकरी का महत्व सिर्फ मेरे माता पिता के रहते ही है, क्योंकि उनके बाद नौकरी मिलेगी भी तो मैं क्या कर लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों की आशाएं मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो मुझे कृपया ये बताएं गुरुवर कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, और मुझे कलाओं में विशेष रुचि है, मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये सवाल पूछा है। और उसके बाद इन्होंने शिक्षक बनने के बारे में पूछा है, इन्होंने आचार्य कर रखा है संस्कृत माध्यम से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए और साथ ही साथ ज्योतिषी लक्ष्य नाम से जो एप्लीकेशन बनाया है उसे जरूर देख लीजिएगा, वहां भी आप लोगों को प्रत्येक दिन नोट्स मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। अब मैं इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। मार्गशीर्ष माह में इनका जन्म हुआ है। मार्गशीर्ष माह में जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा हठी होता है, पर अपने लेवल पे हठी होता है, वो दूसरों के लिए खतरनाक नहीं होता है। ये पहली बात। दक्षिणायन मतलब कार्तिक और मार्गशीर्ष दोनों का प्रभाव। दक्षिणायन में जन्मे होने से पिता के साथ थोड़ी सी अनबन कभी कभी हो सकती है, पर ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि सूर्य और बुध की स्थिति जो है वो बड़ी अच्छी दिख रही है और ये सिंह लग्न के हैं। इस वजह से भी थोड़ी से व्यवहारिक जो धरातल पे अगर बात करेंगे तो सामान्य एक बात होगी, बहुत ज्यादा विशेष वैसी वाली बात नहीं। पर दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण विप्लव जी जो है वो मशक्कत थोड़ी बढ़ जाती है, और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी समस्या भी कई बार उत्तरायण वालों के मुकाबले थोड़ी बढ़ जाती है। और मैं जहां तक समझता हूं तो दक्षिणायन में जन्मे होने से समस्या तो बढ़ती है, साथ ही साथ कई बार ज्यादा करनी पड़ती है मेहनत, और वो आपसे लेके ही रहेगी, ऐसे नहीं जाएगी वो, और ऐसे मिलेंगी भी नई चीजें। आपने पूछा है ऐसा क्यों होता है, उसका भी सवाल बताऊंगा, बने रहिएगा। हेमंत ऋतु में जन्मे हैं, प्रेमी हैं आप, प्रेम की भाषा समझते हैं, प्रेम को महत्व देते हैं। आपको एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, जरा निकट आके बैठना मेरे एकदम समीप में। मैं कहीं गया हुआ था गाड़ी सर्विसिंग कराने, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, पर वहां पे जो सबसे निचले लेवल के जो कर्मचारी थे या उससे एक ऊपर वाले कर्मचारी, वहां पे जो महिलाएं काम करती हैं उनके साथ उनका बर्ताव कमजोर था या अच्छा नहीं लगा मुझे, कुछ उल्टी बातें कही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। और जब काम कराने के बाद, गाड़ी सर्विसिंग कराने के बाद जो वो अंक पूछते हैं, तो मैंने वहां पे 10 में से 7 अंक दिए, तो वो सब तिल मिला गए या फिर सब लोग बेचैन हो गए, पता नहीं उन लोगों को शायद मिलता होगा अंक से ज्यादा अच्छा। तो 7 नंबर जब मैंने दिए तो सबने पूछा, उनके यहाँ से फोन भी आया मेरे पास, तो मैंने ये कारण बताया कि आपके यहाँ के जो लोग काम करते हैं वो महिलाओं के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते, जो आप ही के यहाँ काम करती हैं। याद रखिएगा हमेशा ही, इस वजह से यहीं से शुरुआत होना चाहिए कि आप पहले अपने घर में या अपने आसपास रहने वाली महिलाओं को कितना सम्मान और कितना आदर देते हैं। यह सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपनी माता को, हम अपनी बहन को, हम अपने ही घर में रह रहे जो जातिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी मेरे पास उनका फोन आया था उधर से, हुंडई वालों से, कि ऐसी क्या बात देखी आपने। मैंने बता दी सारी बात, तो बोले कि बिल्कुल आपने ठीक बात कही, पर वो भी मुझे बोल रहे थे कि 10 दे दो, 10 दो। मैंने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो ऐसी बात है, ये बात याद रखिएगा। हेमंत ऋतु ये बहुत बढ़िया व्यक्ति को प्रेमी बनाता है। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से सरकारी नौकरी के योग बनेंगे और व्यक्ति को बंधी हुई आय प्राप्त भी होती है। लगे रहने की आवश्यकता है, मतलब
आशाएं छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। शुक्रवार के जन्मे होने से व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है और भोगी भी होता है। तुरंत ही किसी को आकृष्ट करे, 50 से 100 लोगों को अपनी तरफ खींचने की और दिव्य आकर्षण क्षमता उसके पास होती है। बुद्धिमान और सबसे पहले तो व्यक्ति बिल्कुल ही सरल और सहज बुद्धि का होता है। पुष्य नक्षत्र ये बहुत बढ़िया है, आपको पता भी नहीं है विप्लव जी, ये बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया है। मतलब बढ़िया का मतलब अब बढ़िया समझ लो, अच्छी बात है ये। पुष्य नक्षत्र में जन्मे होने के कारण नक्षत्रों का राजा पुष्य होता है। और जरा सोच के देखो कि जब गुरु पुष्य नक्षत्र में बैठते हैं तो गुरु पुष्य योग बनता है। और मैं जहां तक समझता हूं कि आपकी कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो उच्चाभिलाषी होकर के बैठे हैं। और एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं तो पुष्य नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति का अंत बड़ा अच्छा होने वाला है। व्यक्ति के साथ कभी भी कोई भी निंदनीय कृत्य नहीं होगा, वो समाज में कभी भी किसी के द्वारा उपेक्षित नहीं होगा। जैसा होता है ना, जैसे कोई उसका असम्मान कर दे, कोई उसके साथ बुरा बर्ताव कर दे, और वो हमेशा ही श्रेष्ठ पदों पे ही विभूषित होता है। ये पुष्य नक्षत्र का प्रभाव होता है। शुभ योग में जन्मे हैं, ये सौभाग्यशाली बनाता है। गर करण लाभदायक तो थोड़ा बहुत कमजोर भी होता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति पे किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। संपूर्ण जीवन की बात करता हूं, बिल्कुल ही श्रेष्ठ है, बिल्कुल ही बेहतरीन है, आनंददायी है। दूसरों को सुख देने के लिए प्रयास करता है। कोशिश उसकी हमेशा समाज को देने की होती है, लेने की नहीं होती। श्रेयस्कर लोगों के साथ और संभ्रांत लोगों के साथ उसकी उठक बैठक होती है। गणितीय पक्ष, कलाएं, उत्कृष्ट सोच को रख करके समाज को हमेशा ही आगे ले जाने वाला, सबको बांध करके रखने वाला और सबको एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ने की कलाओं से युक्त होता है। स्वयं ही सुंदर होता है, सुंदर बुद्धि का मालिक भी होता है। ये बहुत अच्छी बात है जहां व्यक्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक विचारों में से शुद्ध सात्विक और राजसिक विचारों से प्रमुखतया वो जो है वो प्रेरित है, पर वस्तुतः उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है, जो अंतिम परिणाम आता है, वो सात्विकता से युक्त होकर के आता है। व्यक्ति सात्विक और शुद्ध विचारों का जो है वो पुरोधा होता है, या फिर उसे ये कह सकते हैं कि प्रगल्भ वाणी का होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। ये इनका पंचांग। अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण कर देता हूं। ये कुंडली सिंह लग्न की बनती है, यहाँ 5 नंबर लिखा है, और जरा गौर करेंगे आप तो ये 5 नंबर यहाँ लिखने वाला, पर वस्तुतः वो लिखा कहाँ है, यहाँ। मतलब ये पंचम भाव जो है वो किस चीज का भाव है, प्रेम का, ये बुद्धिमानी का, यश का, कीर्ति का, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, प्रभाव का, ज्ञान का, ज्ञान के सुख का, और जीवन में सबसे प्रेम पाने का। ये सब तो व्यक्ति को वैसे ही मिला हुआ होगा। और चूंकि ये पंचम भाव में शुक्र और शनि बैठे हैं, जरा गौर करिएगा, सिंह लग्न के लिए पंचम भाव की राशि मूलतया लग्न में बन गई। शुक्र जन्म कुंडली के दशम स्थान के और तृतीय भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव में थोड़ी सी समस्याएं पैदा करते हुए, यानी कि व्यक्ति को जो मेहनत करने के बाद परिणाम मिलेगा उसमें हो सकता है कि थोड़ी मशक्कत करनी पड़े, क्योंकि जो दोनों ये ग्रह यहाँ बैठे हैं वो वस्तुतः विप्लव जी, जरा मेरे निकट आकर के समझिएगा, मैं आपके कान में एक बात करता हूँ, आपको जो यश नहीं मिल रहा है वो इन्हीं दोनों ग्रहों के कारण नहीं मिल रहा। ये ठीक नहीं बैठे ये, क्योंकि यहाँ पे मारक ग्रह जो इस कुंडली का सर्वाधिक मारक ग्रह होगा और लग्नेश का शत्रु, दोनों ही लग्नेश के शत्रु शुक्र और सूर्य, और ये दोनों ही जाकर के जन्म कुंडली में उसी भाव में बैठे हैं जहां पे सूर्य की राशि बनती है। और शुक्र और शनि बैठे हैं, जहां शुक्र जो बैठे हैं वो पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं और शनि भी पूर्वाषाढ़ा में दूसरे चरण में दोनों बैठे हैं 17 डिग्री और 18 डिग्री के साथ। 17 डिग्री के शनि और शुक्र, 18 डिग्री की अवस्था दोनों की ऊंची है। इस वजह से ये दोनों ही अपने फुल मोड में है, मतलब ग्रह जो है वो ऊंची अवस्था को प्राप्त कर रहा है। क्योंकि जन्म कुंडली का संपूर्णतया अच्छा ग्रह, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, जन्म कुंडली का संपूर्णतया अच्छा ग्रह अगर जन्म कुंडली में ऊंची अवस्था को प्राप्त कर ले, जैसे ये मारक ग्रह है, ये परेशान करने वाला ग्रह है, ये दोनों किस चीज को परेशान कर रहे हैं, आपके यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गोत्र, मतलब सब कुछ। ये प्रेम जो मिलना चाहिए, वो जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो जो नहीं मिल रही है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ के अधिपति को जरा गौर से देखिए, शत्रुग्रही होकर के देख रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मिलेगा पर रुकना पड़ेगा।
और रुकना पड़ेगा। और अभी आपकी कुंडली में थोड़े विलंब के योग नहीं है। मैं समझता हूं कि 2022 के 11वें महीने तक अपना दम लगाइए और फुल मोड में आप भी आ जाइए, क्योंकि ये दोनों ही फुल मोड में बैठे हैं। और वस्तुतः जो सप्तम भाव के अधिपति मतलब मारक ग्रह, तो किसको मार रहा है? विचार करिए, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति मारक होते हैं और इस कुंडली के लग्नेश के परम शत्रु। पर ये गौर करिए तो किसको मार रहा है? आपकी कुंडली में यश को, मेहनत करने के बाद मिलने वाले परिणाम को तो नहीं मिल रहा। तो बनाना किसे होगा? दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती वाला जो मैंने कार्यक्रम बनाया था ना, वो अपने पिताजी को बोल दीजिए कि आपके निहितार्थ या आपके लाभ के लिए उस तरीके का पाठ कर ले जिसमें मैंने बताया है अभी कुछ दिन पहले कि एक ऐसा सिद्ध उपाय ऐसा करके बनाया था। वो कार्यक्रम जरा देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं दे दूंगा, वो करिए। और उसके बाद अगर मैं जहां तक समझता हूं कि ये देंगे जरूर, क्योंकि इस भाव के अधिपति देख रहे हैं। और वस्तुतः एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। दशम भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति के साथ पंचम भाव में हो रहा है। इसे मैं जहां एक तरफ कमजोर कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ विप्लव जी इधर देखिए, इसे अच्छा भी कहूंगा, क्योंकि दो केंद्रों के अधिपति एक साथ त्रिकोण में आ रहे हैं, दोनों परम मित्र हैं। और निसंदेह आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का प्रभाव दशम भाव पे है, और दशम भाव के अधिपति के साथ शनि का संबंध है, जो व्यक्ति के जीवन को कई तरीके से लाभान्वित करने वाला बन रहा है। और व्यक्ति के जीवन में देर से ही सही पर प्रेम और वो यश, वो रिकॉग्निशन जो मिलनी चाहिए वो जरूर दे देते हैं, क्योंकि नक्षत्र जो बैठा है वो कमजोर नहीं बैठा है। और मैं जहां तक समझता हूं कि गुरु जो है वो वक्री होकर के बैठे हैं, और गुरु ग्रह को, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इन्हें शूतक सा लगा है। ये मेरा शब्द है जो कहीं किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। यहाँ गुरु वक्री होकर के बैठे हैं और वस्तुतः वो 16 डिग्री के हैं। तो 16 डिग्री के होने के कारण कई बार उनका प्रोग्राम जो है वो इधर की ओर शिफ्ट करेगा, मतलब जो परिणाम है। तो इस कारण से कई बार कि जब ये ग्रह जन्म कुंडली में शत्रुग्रही हो रहा है, उच्चाभिलाषी होने के कारण कई बार अंक मिलेगा, पर ये ग्रह वक्री है। तो हालांकि वक्रत्व का कोई विशेष दोष तो नहीं लगता है कई बार, लेकिन चूंकि ये पिछले भाव के परिणाम में है, इस वजह से कई बार वो आपको वो जो पद मिलना चाहिए वो देंगे जरूर, थोड़े से देर और लेट लतीफी के साथ। ये पक्की बात है। आपने पूछा है मुझे क्या करना चाहिए? आपको पढ़ाने का काम सबसे अच्छा रहेगा। आप कला से, लिखना बहुत अच्छा आपको आता है, आप लिखने का काम कर सकते हैं, कविताएं, कहानियां, कुछ भी थॉट क्रिएट करना, उसको कागज पे उतारना और उसको पब्लिश कर देना। आपकी कुंडली में इसके योग बड़े अच्छे हैं और मैं समझता हूं कि उस पर आपको काम करना भी चाहिए। मुझे भेज दीजिए, मैं लिख दिया करूंगा। कुछ आधी अधूरी चीजें छूटी रहेंगी वो मैं पूरा कर दूंगा, और कुछ चीजें आप लिख देना, उसे चैनल पे मैं डाल दूंगा। आप खुद का चैनल बना सकते हैं भाई साहब। संस्कृत की तो वैसे भी आवश्यकता है हमारे समाज को, तो निसंदेह आप इस पे भी आगे आ जाइए, क्योंकि आपकी कुंडली में तृतीय भाव में तुला राशि बनी है। ये अग्नि तत्व की राशि है और वस्तुतः वहां मंगल जैसा अग्नि तत्व का, वायु तत्व की राशि है, अग्नि तत्व का ग्रह मंगल बैठा है, जो क्या है? तकड़म है, जो क्या है? मेहनत है। तो निश्चिंत इस भाव का अधिपति अगर पंचम में बैठेगा, थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ आप अगर जन्म कुंडली में इस भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं, जिनकी उच्च राशि का निर्माण हुआ है और तृतीय एकादश में बैठे हैं अपने, अब देखो जरा एक बात बताऊं, याद आ गई। अगर किसी भी भाव का अधिपति शुभ ग्रह हो और अगर वो उससे चौथे बैठा हो तो अच्छा होगा, लेकिन अगर वो उससे तीसरे बैठा हो तो उसके बल को कमजोरी मिल जाती है। इस वजह से कई बार आप जो प्रोड्यूस करना चाहिए, जो देना चाहिए, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए, कई बार आपसे उतना हो नहीं पाता है। हालांकि आपने ये सवाल भी पूछा है कि मुझे हर बार बहुत ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए मंगल यहाँ बैठे और यही मंगल आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं। वस्तुतः आपने गौर नहीं किया है, मंगल इससे देख रहे हैं, गुरु इससे देख रहे हैं और शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं। ये ग्रहों का अद्भुत संयोग है श्रीमन। सूर्य और बुध का जन्म कुंडली में दशम स्थान को देखना सरकारी क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारी बनाने का योग जहां विकसित करेंगे, वहीं व्यक्ति को बुद्धिमान और यशस्विता का भाव भी जागृत करें, तो आश्चर्य किस बात का है। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी बात बनी है वो यही बनी है कि सूर्य और बुध एक साथ हैं और शुक्र और शनि एक साथ है। अलग बात है कि वो दोनों एक साथ बैठ करके थोड़ी बहुत कमजोरी पैदा करते हैं, क्योंकि वो मारक हैं। तो किससे मारेंगे? ये मार रहे हैं आपके परिणाम को, और वस्तुतः आपकी कुंडली में वो मेहनत भी करवा रहे हैं। किससे? मेहनत करने के बाद मिलने वाले परिणाम को।
तो ये दोनों ही चीजें एक साथ घटित हो रही हैं और वस्तुतः दोनों टाइट कंजंक्शन में है। तो वहां पे जो उन लोगों की जो एक क्लोज कंजंक्शन की बात हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा निकट आ रहे हैं, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो भी रहे हैं। इसी कारण से कई बार आपने लिखा था सवाल, क्या आपने लिखा है सवाल कि मैं हर बार छोटे छोटे अंकों से छट जाता हूं, ये क्यों? ये इन्हीं के कारण। ये बात अब समझ में आई होगी आपको कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है। वस्तुतः आपकी कुंडली के 3 भाव बड़े मजबूत बने हैं। बताऊं? बताता हूं। ये भाव यहां और यहां, तो जन्म कुंडली का लग्न बलवान भले ना हो, लेकिन लग्नेश का जन्म कुंडली में पापक ग्रहों के चतुर्थ भाव में बैठना थोड़ा बहुत कमजोर हो जाता है और वस्तुतः वो जन्म कुंडली में लाभेश के साथ बैठे हैं। पर गौर करिए, मैंने एक योग बताया था कि लग्न के अधिपति का लाभ के अधिपति के साथ चतुर्थ में बैठना महाभाग्यशाली या महाधनी योग बनाता है, जो बन तो गया पर निसंदेह थोड़ा कमजोर हो रहा है, क्योंकि पीछे मंगल और आगे शनि। तो सोच के देखिए कि जन्म कुंडली में जो सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल की कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल होते हैं, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होते हैं। उल्टा बोल दिया, केंद्र और त्रिकोण नहीं, त्रिकोण और केंद्र नहीं, केंद्र और त्रिकोण। तो केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठ करके आपको इस लेवल का बना देते हैं कि व्यक्ति को अपने मेहनत पे भरोसा करने की बात हो जानी चाहिए। भरोसा रखिए, मिलेगा जरूर, और बिल्कुल भी छटिए मत अपने आप को और बिल्कुल भी छांटिए मत। मैं समझता हूं कि आपकी चीजें आपके पास ही आएंगी, क्योंकि तृतीय भाव के मंगल ग्रंथ के अनुसार यही परिणाम कहलवाते हैं ज्योतिषी से कि व्यक्ति को ये कहो कि जो तुम कर रहे हो उस पर अपना भरोसा रखो और जरूर ही वो बात मिलने वाली है। ये मैं लिख के देता हूं, तो निसंदेह आपको हटना नहीं चाहिए। अब ये हटने वाली बात कब तक नहीं होनी चाहिए? मैं जहां तक समझता हूं आप 1989 के हैं, तो वक्त भी हो चला है, अब थोड़े विलंब में भी हैं आप, अब पता नहीं। पर एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में अभी 2028 के जुलाई तक आपको अपना दम लगाना चाहिए। पर ये बहुत बड़ी बात अगर होगी, हो सकता है आपकी नौकरी के लिए उम्र ये बहुत ज्यादा बड़ी होती हो, फिर भी मैं एक बात कहता हूं 2025 के 8वें महीने तक तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, लग के रहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके कोई भी कारोबार कर सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने का कारोबार कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, जो अत्यंत विद्वान या विद्वत परिषद का मालिक बना देते हैं। तो किसी ऐसे क्षेत्र को चुनने की आवश्यकता है जो धर्म के लिए, जो अध्यात्म के लिए, जो कर्म कांड के लिए, जो वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए, जो वेदों के लिए और आदि 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 चीजों के लिए काम करने पे जो है वो उनका दिमाग जाता हो, तो इस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। पूजा पाठ कराने का काम आपकी कुंडली में बना हुआ है, गुरु ने जन्म कुंडली में शुक्र को देखा है, ये तो ऐसे भी वेदांती योग बना देते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको इस क्षेत्र में भी जाने की आवश्यकता है, जहां छोटे मोटे कारोबार अगर आप चाहें तो जैसे पूजा पाठ की सामग्री की दुकान भी आप खोल सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में शिक्षक योग लगा हुआ है, क्योंकि गुरु ने मंगल को भी देखा है। तो ये स्थिति जो बात बन रही है, ये सारे जो है वो तत्वों का निचोड़ ये निकलता है कि व्यक्ति को अपने तत्वों को समाहित करके अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तो कलाओं के क्षेत्र में लेखन कला सबसे बढ़िया रहेगा। बैंकिंग के नौकरी के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो अपनी लेखनी से अपनी पहचान बना सकते हैं, जिस तरीके से श्री कुमार विश्वास जी हैं। ऐसी स्थिति है आपकी कुंडली में, और मैं समझता हूं कि इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी कुंडली में आपकी बोलचाल की शैली बहुत अच्छी है, आप सिंह लग्न के हैं, राजाओं के लिए बोल सकते हैं, आप किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, जैसे संबित पात्रा जी हैं, आदि आदि लोग हैं। तो इन सब चीजों, इनको आप ऐसे ऐसे लोगों से आप इन सब चीजों की तुलना कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। धन भाव इस कुंडली का ठीक बना है, माता से विशेषतया लग्न के अधिपति चतुर्थ में बैठे, दशम को देखे, ये बहुत अच्छी बात है। पराक्रम के अधिपति का तृतीय में जाना थोड़ा कमजोर, चतुर्थ के अधिपति का पीछे जाना थोड़ा कमजोर, माता के स्वास्थ्य, लेकिन माता से लाभ भी बहुत अच्छा है। ये भाव मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये इसमें कोई, क्योंकि सूर्य जो है वो विशाखा के बैठे हैं और गुरु जो है वो आर्द्रा के बैठ करके खुद को कमजोर कर रहे हैं और दरअसल आपको कंफ्यूजन में भी डाल रहे हैं। तो खुद को कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि अकेले बैठे हैं, इस वजह से लाभ भाव को कमजोर भी मिल रहा है और उसके भाव को और प्रभाव को कमजोरी भी मिल रही है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा, गुरु की दृष्टि थोड़ी कमजोर पर मंगल के लिए अच्छी है, क्योंकि पंचम भाव के, चतुर्थ भाव के और नवम भाव के अधिपति को देखा है। तो भाग्य के कारक ने भाग्य के अधिपति को देखा, और किसे देखा? तृतीय भाव को देखा, जो पराक्रम का भाव है। तो यहाँ पे शुभ ग्रह की दृष्टि और शुभ ग्रह की राशि। अब जरा विचार करिए, इस बात पे मंथन करते हैं कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव और एक पाप ग्रह का बैठना, जो इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, और कुंडली में लग्नेश का मित्र होकर के, पापग्रह होकर के तीसरे भाव में बैठा, जो वहां का मूलतया कारक भी होता है।
ऐसी स्थिति में 3 पक्ष आपकी कुंडली में हाँ की तरफ और 2 पक्ष कुंडली में ना की तरफ, लेकिन वो 2 भी आपके पक्ष में ही जाएगा क्योंकि वो मंगल है। अगर कोई अन्य ग्रह होता निस्संदेह थोड़े कमजोरी वाले एहसास दिला सकता था, लेकिन वो नहीं दिलाएंगे, इस वजह से परिणाम हाँ में ही कहेगा, मतलब 5 का 5 आपको मिल जाएगा। थोड़ी बहुत कमजोरी इस वजह से बन सकती है क्योंकि शुक्र है और तृतीयस्थ बैठे हैं, इस कारण से थोड़े बहुत अंक कटेंगे, लेकिन वस्तुतः ये इस भाव को मजबूती और कमजोरी दोनों दे रहे हैं। ये भाव मजबूत बन रहा है। इस भाव का अधिपति कौन? देव गुरु बृहस्पति देख रहे हैं, तो यश जरूर मिलेगा। मंगल की दृष्टि यहां भी है, गुरु की दृष्टि यहां के लिए लाभदायक। मंगल की उच्च दृष्टि, सरकारी नौकरी का योग और राहु का यहां बैठना कई प्रकार से आपको उच्चतम अधिकारी के साथ संपर्क में रहने वाला और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जूझ करके अपने मुकाम को हासिल करने की योग्यता और प्रबलता सिद्ध कर देते हैं। उस गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए सामान्य, पर पत्नी के साथ संबंध थोड़े बहुत कमजोर रहेंगे। हो सकता है कि वो थोड़ी चंचल हो, या हो सकता है कि थोड़ी वो क्रूरतम हो सकता है कि वो धनवान हो, इस वजह से उन्हें धन का गुमान हो। ऐसी संभावनाएं तलाश रही है कुंडली आपकी, इस पर थोड़ा गौर करिएगा। वैसे आप मंगलिक वगैरह नहीं है, पर हाँ निसंदेह मैं ये बात कर सकता हूँ कि चंद्र कुंडली से ये कुंडली मंगलिक जरूर होगी। इस कुंडली में पंचम भाव के अधिपति का पंचम को देखना बहुत अच्छी बात। छठे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम में जाना थोड़ी सी कमजोरी इस वजह से भी बन रही है, पर मंगल की उच्च दृष्टि लाभदायक, शत्रुओं के लिए, विपरीत परिस्थिति के लिए, ऋण वगैरह निकालने के लिए, धन उगाही करने के लिए और अपने साहस को न्यायालय से, इन सब क्षेत्रों से व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। कभी भी व्यक्ति उलझे नहीं और कभी भी किसी का दुश्मन न बने, ये बात बनती। सप्तम भाव के अधिपति का पंचम में बैठना, छठे और सप्तम भाव के अधिपति का कई बार समाज में प्रेम करने वाला, प्रेम का प्रचार करने वाला ऐसा बन जाता है। कुछ ना कुछ उसको रोज मिल जाए, कुछ ऐसा कारोबार वो कर सकता है। आपकी कुंडली में उसके योग भी बने हुए हैं, कोई भी आप कारोबार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ब्राह्मणत्व का कृत्य सबसे बढ़िया होता है, और ब्राह्मणों के लिए आप जरा विचार करना। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहता हूं, आप तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूं और बहुत ही गंभीरता से, कि कई बार समाज में ये बात फैलती है कि ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से अपने हित की बातें ग्रंथों में लिख रखी हैं, और जरा विचार करना, ब्राह्मणों का मूल काम ज्ञान देना ही होता है, जो मैं कर रहा हूं। पर वस्तुतः उस ज्ञान के माध्यम से जो मिल जाए, उस ज्ञान के दान के दौरान आपको जो मिल जाता है, बस उससे ही आपको संतुष्टि हो जानी चाहिए, वही शुद्ध ब्राह्मण है। और जो वस्तुतः आपको जितने भी ज्ञान के बल पे पैसा कमा रहे हैं ना, घूम घूम करके, सच्ची बात बोलता हूं, ज्योतिषियों के बारे में बड़ी अद्भुत बात और तीखी बात बोलता हूं। मैंने आज तक जो बात देखी है कि ज्योतिषियों को तो कभी घूम घूम करके पैसा कमाना ही नहीं चाहिए। ये ग्रंथ कहती है बात, ग्रंथ की बात बोल रहा हूं। सबसे पहले जो लोग घूम घूम करके अपॉइंटमेंट ले करके कुंडलियां दिखा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली बात है, ज्योतिषियों को कभी भी घूम घूम करके कुंडलियां नहीं देखनी चाहिए, और ना ही उन्हें कहीं घूम घूम करके पैसे कमाने चाहिए। तो आप लोगों के माध्यम से ये बात मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बात समझो, कान खोलो, कि जो लोग आपसे अपॉइंटमेंट घूम करके ले रहे हैं, वस्तुतः वो व्यापारी हैं, वो शुद्ध ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, और वस्तुतः वो ज्योतिष का काम भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार फैला रहे हैं। सिर्फ एक जगह बैठना और सिर्फ जो आ जाए उसी पे संतोष कर लेना, वस्तुतः ये ज्योतिष का सिर्फ और सिर्फ मजाक हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। दम है तो कोई मुझे काट के बता दे, डंके की चोट पे बात करता हूं। हाँ, नहीं, घूम करके ज्योतिषियों को कुंडली नहीं देखनी चाहिए। अगर जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, खुद के पास बुलाइए, तब मिलिए, अन्यथा ना जाइए और ना कभी बुलाइए। मैं तो नहीं मिलता और ना ही कहीं जाता हूं, पर जिनसे भी मिला हूं उनसे पैसे नहीं लिया, ये पक्की बात। तो मेरे कहने का ये मतलब है। पर वस्तुतः आजकल तो लोग पूछते हैं, पंडित जी सामने हो जाओ, पंडित जी सामने से मिल लो। अरे भाई साहब, ज्योतिषियों को सामने कभी घूमना चाहिए ही नहीं जाना चाहिए। एक जगह बैठे रहो, जो मिल रहा है उस पर भरोसा करो, और नहीं तो फिर वो क्यों घूमता है? क्योंकि उसको अपने काम पे संदेह है, और वस्तुतः वो धन का मारा है, इस वजह से ही वो घूम रहा है। ये ज्योतिषियों के लिए बात है, जो तमाम लोग घूमते हैं ना, मैं उसके लिए बोल रहा हूं, सच्ची बात है। अब आगे बढ़ता हूं। ये यहां तक बात थी। अष्टम भाव के अधिपति गुरु बनते हैं। अब अष्टम भाव के अधिपति का लाभ भाव में जाना, ये कार्यक्रम हर जगह फैला देना, मैं बोल रहा हूं, हर जगह फैला देना।
और जो लोग आपसे मिले हैं और जो लोग आप जिन लोगों के पास आप जाकर के मिलना चाहते हो उनके लिए सबक है और ये सीख भी है। अष्टम भाव के अधिपति का लाभ में जाना, यहां देखना, ये सब बातें बता चुका हूं। नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में इन्हें देखना, ये बहुत अच्छी बात है। दशम भाव के अधिपति का पंचम में बैठना, थोड़ी सी अच्छी, थोड़ी सी मीठी और थोड़े थोड़े सुगंध और दुर्गंध के साथ शुक्र अपना परिणाम देते रहेंगे। एकादशवें भाव में गुरु का बैठना, स्वच्छंद गति से थोड़ा बहुत परिणाम कमजोर, पर वस्तुतः जरा विचार करिए कि गुरु का एकादशवें भाव में अकेले बैठना और आर्द्रा नक्षत्र में बैठना, इन व्यापारियों को पहचानो, आप लोगों ने सबसे बड़ी भूल कर रखी है। हाँ, क्योंकि जो आपके सामने घूम घूम करके पैसे कमा रहा है वस्तुतः वो ज्योतिषी नहीं है, वो व्यापारी ही है, ज्योतिषी के रूप में। हाँ, सच्ची बात बोल रहा हूं। तो ये एकादशवें के गुरु थोड़े कमजोर। 12वें भाव में चंद्रमा और केतु। अब इस भाव को समझते हैं। 12वां भाव क्या है? खर्च का। वो किसे खर्च कर रहा है? जन्म कुंडली में मन का। चंद्रमा मन है ना, वो कौन है दूसरा? तो माता है। तो माता के स्वभाव, माता के स्वास्थ्य, माता की चिंताएं। चंद्रमा और केतु का ग्रहण बहुत टाइट तो नहीं है पर ठीक ही है। चंद्रमा पुष्य के, केतु आश्लेषा के, ये चीजें दोनों थोड़े से कमजोर भी हैं और थोड़े नजदीक भी आ रहे हैं, हालांकि दूर ही हैं तो ठीक है ये। पर एक बात बड़ी अद्भुत है विप्लव जी कि चंद्रमा और केतु का 12वें जाकर के बैठना आपको इस बात का इशारा कर रहा है कि आपको थोड़ा रुकना चाहिए। ये इतनी सी बात थी कि मैंने कहा कि यहाँ पे रुकना चाहिए। किस चीज को लेकर के? अपने व्यय को लेकर के। हालांकि एक बात बड़ी अद्भुत है कि चंद्रमा और केतु का जन्म कुंडली में एकादशवें या 12वें बैठना कई तरीके से लाभ के संयोग भी पैदा करता है। और चंद्रमा जब जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठे हों और वस्तुतः कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो 12वें भाव के अधिपति होकर के दोषी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो शुभग्रह है और वस्तुतः आपकी कुंडली में शुभग्रह वो बने भी थे। लेकिन 12वें भाव में चंद्रमा का बैठना वो आपको ये संकेत दे रहा है कि वहां पे ग्रहण की स्थिति बनी तो नहीं है और नहीं ग्रहण लगा है, लेकिन हाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर के, अपने मन को कमजोर होने को लेकर के, अपने इम्यून को लेकर के, सर्दी खांसी जुकाम को लेकर के, अपने मन के संतुलन को लेकर के आपको हमेशा ही सजग रहने की आवश्यकता है। क्लियर है? नवमांश कुंडली में शुक्र, शनि और राहु के एक साथ बैठना, जहां शुक्र नीच के हो जा रहे हैं, यहाँ वो थोड़े कमजोर थे, हालांकि उस भाव के अधिपति उसे देख रहे थे तो थोड़ी अच्छी बात भी थी। यहाँ पे शुक्र, शनि, राहु का एक साथ बैठना, बुध और चंद्रमा का 12वें बैठना, दाम्पत्य में जो बिस्तर का सुख होता है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ नीच के हैं, इस वजह से कई बार थोड़ा सा कमजोरपन भी देख रहा हूं। हालांकि केतु यहाँ बैठे हैं जहां के अधिपति गुरु मंगल के साथ बैठे हैं। मैं समझता हूं कि गुरु और मंगल का एक साथ बैठना ठीक ठाक है, इसे कमजोर नहीं कहूंगा। और मैं एक बात कह दूं तो दरअसल गुरु और मंगल का छठे भाव में बैठना यहाँ भी और गुरु मंगल का यहाँ भी देखना, आप पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करिए। अगर हो सके तो शिक्षकीय गुण ही अपने अंदर विकसित करिए और इसी क्षेत्र में तुरंत ही अपना काम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां दशमांश कुंडली में गुरु और केतु का यहाँ बैठना, गुरु और शनि, गुरु राहु का बैठना थोड़े बहुत विलंब और शंकालु प्रवृत्ति पैदा कर रहे हैं। यही बुध का जन्म कुंडली में नीचा विलासी होना, उच्चा विलासी होना, और यहाँ बुध का बैठना कई बार व्यक्ति को वाणी से संबंधित और व्यक्ति को बैंकिंग से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित, कई बार इस तरह भी व्यक्ति को फोकस में लेके जाने की स्थिति बन रही है। वस्तुतः शुक्र यहाँ पे जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं और यहाँ पे शनि और राहु बैठे हैं। मन जो है वो कभी भी एक जगह बज नहीं रहा, वो डमरू की तरह डोलम डोल कर रहा है। कैसे? क्योंकि शनि राहु है ना, और वस्तुतः वो आपके काम से आपके जो सुख की स्थिति है उसको थोड़े से कमजोर कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शुक्र और राहु, शुक्र की राशि है जहां शनि की मित्र की राशि है और राहु उच्च के हैं, तो देर से ही सही पर परिणाम आपके मन मुताबिक ही मिलेगा। पर वो शनि है और राहु है, इस वजह से वहां पे चौपाया प्रभाव है वैसा मिल रहा है। कहने का मतलब है कि आपको हो सकता है कि कर्म का सुख थोड़ा देर से मिले, पर वो मिलेगा जरूर। षडबल में शुक्र की स्थिति सबसे ज्यादा बलवान होते देख रहा हूं। और एक बात और बता दूं तो नवमांश कुंडली में शुक्र जो है वो हस्त के बैठे हैं, जिसके अधिपति चंद्रमा मघा के बैठ करके थोड़े बहुत कमजोरीपन का, चंद्रमा वर्गोत्तम, यहाँ भी चंद्रमा 12 में, यहाँ भी चंद्रमा 12 में। और गौर करिए तो लग्न के अधिपति का चतुर्थ में बैठना, कई बार अगर पापग्रह हो जाते हैं तो बाहर से बड़ा अच्छा देखने को मिलता है, मतलब बाहर से सारी चीजें बिल्कुल अच्छी लगती हैं, पर जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे घर में आर्थिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, सब चीज धीरे धीरे जो है वो जो छोटी छोटी परतें होती है ना, जो वो दरारें दिखने लगती हैं। तो इस चीज को ठीक करना होगा। अपने घर की सेवा आप खुद से किया करिए, जरूरी है। अब आगे बढ़ के बताऊं, अब जरा ध्यान से समझिएगा, मूल बिंदु पे आता हूं। ग्रह के डिग्री के आधार पर हमारे कुंडली के परिणाम कई बार बदल जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा
मृतप्राय, ये दोनों नेत्र होते हैं, जगतस्थ चक्षु इन्हें कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब हमें इनको संभालना होगा। सूर्य का बीज मंत्र या सूर्य का आदित्याय नमः मंत्र जरूर पढ़ लेना चाहिए। इस मंत्र से सूर्य को अर्घ दीजिए और जप करना चाहिए। चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा, शिव मंदिर को धोने का काम और गाय माता की सेवा। और मैं समझता हूं कि गाय को चारा देना और गाय की सेवा करना, इससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है। मंगल जो है वो बेहतरीन है, आपका पराक्रम आपके साथ है। बुद्ध और गुरु में बुद्ध कमजोर, इस वजह से वो आदित्य योग जो लगता है, बुद्धादित्य योग, वो थोड़ा कमजोर हो रहा है। इस कारण से ही आप अपनी बात को समुचित ढंग से नहीं रख पाते और कई बार खुद को कमजोर महसूस करते हैं। पंचम भाव पे अगर बात करें तो गुरु 5वें नंबर की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति संपूर्ण है और वो परिणाम दे रहे हैं और अपनी दशाओं में वो अभी भी एक्टिव हैं, बस आपको लगना चाहिए और इस दौरान किए गए कृत्य आपको जरूर ही परिणाम देंगे, ये भी बात कहता हूं। शुक्र वृद्ध हैं, इस वजह से थोड़े कमजोर। शनि बढ़िया बैठे हैं पर वो बढ़िया है नहीं, इस वजह से वो थोड़े कमजोरीपन का एहसास ही आपके जीवन को करा रहे हैं। राहु और केतु 25-25% के साथ आपके कुंडली में परिणाम कर रहे हैं। जहां राहु आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो बैठे हैं धनिष्ठा के, जिसके अधिपति मंगल उन्हें देख रहे हैं, और मंगल स्वाति के, दोनों का परिवर्तन। कई बार जल्दबाज प्रवृत्ति मत लाइएगा और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने के विशेष योग बने हुए हैं, उस पर ध्यान जरूर दे दीजिएगा। अब आपकी कुंडली में कुछ और भी अच्छी चीजें बता देता हूं। आपकी कुंडली के हिसाब से पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से 1 अंक अच्छा रहेगा, 1 तारीख। उसके बाद आपकी कुंडली के लिए मैं समझता हूं कि धनु राशि अच्छी है, मेष राशि अच्छी है, मिथुन राशि अच्छी है, उसके बाद वृश्चिक राशि भी अच्छी रहेगी। अच्छी नहीं है मकर और कुंभ, वृषभ भी थोड़ी कमजोर सी साबित होगी। दिशा मैंने बताया, धन कमाने के लिए अगर कभी भी जाना होगा दक्षिण दिशा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपकी कुंडली के लिए धन कमाने के लिए दूसरी जो दिशा होगी वो मैं समझता हूं कि उत्तर दिशा भी ठीक है। उत्तर और दक्षिण दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए या उत्तर और दक्षिण के कोण पर निकल जाइए। वो दोनों अपोजिट हो गए तो इस वजह से दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। यानी कि आपकी कुंडली में एक बात और बनेगी जो इस कुंडली के आधार पर, गुरु को देख करके मैं ये बात कर रहा हूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से दक्षिण दिशा शुक्र के आधार पर, कि शुक्र के आधार पर जो दक्षिण दिशा बन रही है वो ज्यादा बढ़िया बन रही है, या फिर वायव्य कोण की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मूलतः अगर मैं टोटल शब्दों में बता दूं, सूक्ष्म शब्दों में, दक्षिण दिशा सर्वश्रेष्ठ है। आप इस दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं धन कमाने के लिए। उसके बाद आपकी कुंडली में दाम्पत्य अगर देख रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं कि आपकी कुंडली में दाम्पत्य कमजोर है और वो कमजोर है, और वस्तुतः अगर विवाह दूसरा करना होगा, कभी भी अगर ऐसे मौके मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में 2022 के 11वें महीने के बाद विवाह के योग बन रहे हैं और निस्संदेह अगले विवाह का सुख बहुत ही अच्छा है। उस पर आपको फोकस अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति दशम भाव के अधिपति के साथ बैठे थे, गुरु की दृष्टि थी। हालांकि आपने बचाने का पूरा प्रयास किया होगा पर वस्तुतः वो ठीक नहीं होता और मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं भी है। मैंने ये बात पहले ही कही है, विवाह वाली बात, कि हो सकता है वो थोड़ी कुटिला हो या हो सकता है कि वो थोड़ी चपल चंचल चालाक हो। ये कारण यहाँ भी दिख रहा था क्योंकि यहाँ शुक्र नीच के थे ना, इस कारण से कई बार वो चीजें ठीक नहीं होती हैं। शनि का प्रभाव था, शनि राहु केतु का, इस कारण से जो दाम्पत्य है, हालांकि मैंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है, ये कमजोरी है, ये बात मुझे दिख रही है। तो विवाह का योग और विवाह के संकेत इस साल के नवंबर के बाद बन रही है। और मैं जहां तक समझता हूं कि अगर इस मामले में आप फंस गए हैं तो 2025 तक कहीं उलझ ना जाएं, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। तो अगर हो सके तो इससे जितनी जल्दी हो सके निपटारा करके अपने आप को सुव्यवस्थित करने का प्रयास जल्दी कर लेना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? सब कुछ मुझे अर्पण अगर करते चलोगे तो कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो भी चीजें देख रहे हैं अपने जीवन में, वो सब आप ये समझ बैठे हैं या मैं ये समझ बैठा हूं कि ये मेरा है, और जैसे ही मैं ये समझ लेता हूं कि ये मेरा है, फिर उसके नष्ट होने का दुख मुझे प्राप्त होता है। मतलब ये जो समस्याएं हैं ना, आप जरा सोच के देखो, चिप्स का पैकेट खाया तो क्या पूरा चिप्स के पैकेट के साथ खा गए, कि खाली चिप्स के पैकेट में रखे सामान में चिप्स खाया है? पर वस्तुतः हमने ये सोचा है कि ये चिप्स का पैकेट भी मेरा है, उसके अंदर का चिप्स भी मेरा है। दोनों ही चीजें आपकी नहीं हो सकती, वो किसी एक की होनी ही है। आलू का छिलका पेट के अंदर जाता है तो नुकसान भी करता है,
और केले का छिलका पेट के अंदर जाएगा तो नुकसान ही करेगा। अगर ये मनुष्य की मूर्खता है कि वो केले को भी खाना चाहता है और केले के छिलकों को भी। ये बात, इसी बात को समझना है कि वस्तुतः आपको जो चीज मिल रही है वही आपकी है, जो नहीं मिली वो आपकी थी नहीं, तो जबरदस्ती करने का कोई मतलब भी नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बात जो मैंने कही है विचारणीय है और निस्संदेह अपने पैसे देने से पहले 50 बार सोचना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।